दोस्तों, क्या आप सब ये जानना चाहोगे कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों, देरी किस बात की, अब मैं आपको आज से लगभग 13.8 वर्ष पीछे लेकर जा रहा हूँ। हम एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और फिर हमारी मुलाकात अनंत विस्तार वाले इस ऑब्जेक्ट से होती है और फिर देखते ही देखते इस ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसका हम नाम देते हैं द बिग बैंग थ्योरी। जब अनंत विस्तार वाले ऑब्जेक्ट में विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के दौरान कई प्रकार की आवेशित कणें निकली जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एक नए अणु का निर्माण कर लिए। अरे ये क्या, ये तो हाइड्रोजन है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला और देखते ही देखते ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी और इसके साथ साथ इसमें ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा और फिर हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराकर फ्यूजन यानी कि संलयन की प्रक्रिया शुरू कर दिए, जिसके बाद संलयन के दौरान इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन हुआ और फिर इसके अंदर अपार मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो गया और यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक इसी तरह चलती रही। इसके बाद विपरीत आवेश होने के कारण मैटर्स और एंटी मैटर्स एक दूसरे से टकराने लगे और फॉर्चुनेटली मैटर्स की संख्या एंटी मैटर्स की संख्या से ज्यादा थी और फिर मैटर का एक गोला बच गया। दोस्तों, ये वही गोला है जो हम सब के लिए अब वरदान साबित होने वाला था और इसी गोले से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होने वाला था। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो और ध्यान से देखो। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है और फिर अचानक इस हाई डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट में एक विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद इसमें से कई प्रकार की आवेशित कणें निकलती हैं और ये आवेशित कणें रिएक्ट होकर हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं और फिर हाइड्रोजन्स मिलकर संलयन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब हीलियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनमें असीमित मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और फिर सामने आता है एक न्यूबॉर्न स्टार। ये प्रक्रिया कई हजार वर्षों तक इसी तरह चलती रहती है। हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद हमारे डार्क टाइम का अंत होता है और सामने आता है कुछ इस तरह का नजारा। अब हम बात करेंगे अपनी गैलेक्सी की, यानी कि जिसमें हम और आप और हमारा यह सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी यानी कि द मिल्की वे। दोस्तों, अपनी गैलेक्सी की तरह इस यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज और हैं और अपनी गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार्स हैं, यानी कि जो सन है हमारा, सन की तरह लगभग 100 अरब तारे और हैं। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सन है जो अपनी गैलेक्सी का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड की है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं इस सन का चक्कर लगा रहे हैं। चलिए अब मरकरी को देखते हैं। मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य से बहुत ही कम दूरी पर होने के कारण इस ग्रह पर बहुत सारे उल्कापिंड यानी कि एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं, जिस कारण इसकी सतह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। बाद में आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में CO2 तथा SO2 गैसें पाई जाती है जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं लेकिन उसको रिलीज नहीं करती हैं। और फिर इसके बाद आती है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। जल की अधिकता होने के कारण इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं और ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। इसके बाद का प्लेनेट है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। इस ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसके बाद मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ मलबे टाइप के एस्ट्रॉइड्स जो कि इस तरह से तैर रहे हैं, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है।
आइए अब जुपिटर से मिलते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और डेंसिटी कम होने की वजह से ये प्लेनेट अंदर से खोखला है। इस ग्रह का नाम सैटर्न यानी कि शनि है। विशेष छल्ले वाली आकृति के कारण ये ग्रह बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके बाद में आता है यूरेनस और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून।